स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ये इसके अंदर हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज देने वाले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम माइकल फेराडे था। माइकल फेराडे अगर नहीं होते तो हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना सकते थे, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना सकते थे। पर माइकल फेराडे जी की एक बड़ी अजीब सी बात है, माइकल फेराडे जो थे वो आज दिन तक कभी भी अपने उनकी लाइफ में कभी भी स्कूल नहीं गए। वो एक शॉप पर काम किया करते थे, जब वो 18 एज में थे तो एक शॉप पर काम किया करते थे। वहाँ पर उनका जो वर्क हुआ करता था वो हमारी जो नोटबुक्स होती है, हमारी जो बुक्स होती है उसको स्पाइरल बाइंडिंग करने का काम किया करते थे। जब वो फ्री टाइम में रहते थे तो वो किताबों को पढ़कर और वहाँ से नॉलेज गेन कर और वहाँ से उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया और आज उन्होंने हमारी इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल एक लॉज दे दिया। उस लॉज का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके लॉज क्या है, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, हम इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। आज हमारा ये स्टार्टिंग फेज है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, पर बारिश की वजह से सारी क्लासेस को, ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया। इसलिए हम लक्ष्य क्लासेस के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम बच्चों को ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 से। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस इन ए क्लोज लूप, तो वहां एक चीज देखी जाती है कि वहां एक चीज इंड्यूस हो जाएगी। वहां पर एक चीज जो इंड्यूस होगी, वो इंड्यूस जो होगा वो होगा ईएमएफ, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आ चुके हैं, जिसको हम, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट दिया, वो क्या कंसेप्ट दिया फेराडे जी ने कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होगी क्लोज लूप के अंदर, तो क्या चीज इंड्यूस हो जाएगा सर्किट के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस होती हैं? जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़कर आ चुके हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप से पास होती है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और अभी हम जब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, कि व्हाट मैग्नेटिक कैसे आता है, कैसे बनता है, इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या इसकी यूनिट्स होती है, ये कैसी क्वांटिटीज होती है। अभी हमने देखा कि जो फेराडे साहब जो थे उन्होंने एक लॉज दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। वो क्या बोले फील्ड लाइंस जब भी चेंजेस होती है कहां पर, क्लोज लूप में, तो सर्किट के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट में क्या पूछा जाएगा, ऐसे में पूछा जाता है या नहीं जाता है। क्योंकि हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमको किस तरह से पढ़ना है। तो जो चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है वो हमारे 4 मार्क्स का दिया गया है, 4 मार्क्स का हमको दिया गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं ऑब्जेक्टिव की, यहां पर हमारे को बोर्ड एग्जाम का जब पेपर होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर यहां पर हमको
इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो हाफ हाफ मार्क्स के होंगे। यहां पर मैं बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स की, यहां से एक क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक से भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो भी कितने मार्क्स का होगा, हाफ मार्क्स का होगा। एक यहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट, जो कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 मार्क्स का होगा। यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कितने मार्क्स का होगा, 1.5 मार्क्स का होगा। टोटल इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव के होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, एक वेरी शॉर्ट होगा और एक शॉर्ट होगा। इससे हमको एक क्लैरिटी हो जाती है कि हमको पढ़ना किस तरह से, हमको ध्यान हमारा जो है छोटे छोटे कंसेप्ट को बढ़ाने में देना है, हम कहाँ से हमारे जो नंबर्स हैं उनको गेन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। चैप्टर के अंदर हम चीज़ें बहुत सारी पढ़ेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो इस चैप्टर के बारे में हम सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चैप्टर का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट चीज बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो कि हम 5th चैप्टर के अंदर ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन बैच के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जैसे है, जैसे हमने जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पढ़ा था, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करा था, जिसको हमने φe से रिप्रेजेंट किया था। सेम यहां पर वही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे φb से। सेकंड जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि फेराडे ने दी। एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी जो कि फेराडे और इनके साथ एक और इनके साथी थे, वो थे हेनरी। कुछ फेराडे और हेनरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट जो कि फेराडे और हेनरी ने दोनों ने मिलकर करे थे। थर्ड, जब ये एक्सपेरिमेंट हो चुके थे तो फेराडे ने कुछ लॉज दिए। फेराडे ने 2 लॉज दिए जिसका नाम उन्होंने रख दिया फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और ये अभी 2-3 साल से पूछा नहीं गया है, पर इस साल चांस बन सकते हैं कि हाँ ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिख जाए। तो फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर फेराडे जी ने 2 लॉज दिए, फेराडे फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकंड लॉ। जैसे हम इस टॉपिक पर आएंगे तो हम इस दोनों लॉज के बारे में बात करेंगे और ये इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बेस में पूछ लिए जाते हैं। मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। 5th हम बात करेंगे यहां पर लेंज लॉ की बात करेंगे, लेंज लॉ की बात करेंगे। यहां पर 6 जो हम बात करेंगे वो हम इंडक्टेंस की बात करेंगे, जो कि हम इंडक्टेंस की बात करेंगे। 6-7 जो है हम बात करेंगे, हम अल्टरनेटिंग जनरेटर की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग जनरेटर की बात करेंगे। जो अल्टरनेटिंग जनरेटर जो होता है वही चीज होती है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फेराडे जी ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो दिया, इसमें यही चीज बताई कि हम कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस कर सकते हैं। यहां पर मैं अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मैं सबसे पहले यहां पर बात करने जा रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अभी हम जानते नहीं थे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, हम पहले पढ़े नहीं थे, इसलिए हमने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, क्लोज लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक सा कंसेप्ट है। पर एक चीज और होती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज लूप से पास होती है तो एक चीज बनता है, वो चीज जो बनता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है φb से, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है φb से।
मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये लिख सकते हैं, magnetic field lines passing through a closed surface, magnetic field lines passing through a closed surface, it is called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई बी से। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जान सकते हैं, जैसे कोई भी एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हमेशा जो भी बार मैग्नेट के चारों ओर जो भी फील्ड क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ जो क्रिएट होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा, इनसाइड अगर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो यही चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कोई भी क्लोज लूप से पास हो जाती है, जैसे मान लो एक क्लोज लूप है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी इस क्लोज लूप से पास होती है तो ये जो चीजें कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैग्नेट की, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है तो वहां फाई ई आ जाता है। वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात क्या होती है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज लूप से पास होती है, या कोई भी क्लोज सरफेस से पास होती है, या कोई भी परपेंडिकुलर सरफेस से पास होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम ही हैं, क्योंकि वहां बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। कुछ और बातें करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे मैं सबसे अभी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई बी से। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब मुझे इनको मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मुझे किसी क्लोज लूप से या कोई परपेंडिकुलर सरफेस से मुझे पास करना होगा, तो वो चीजें क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगी। अभी ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैंने इसको कोई भी क्लोज लूप से अगर मैंने पास करा दिया, अगर या मैंने परपेंडिकुलर सरफेस से मैंने पास करा दिया, तो ये बेटा ये जो चीज बन जाती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई बी से। और सिंपल सी बात, हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर क्लोज लूप से पास हो गई तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। यहां पर मैं 2-3 चीजों की बात करता हूं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो एक तो डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया पर, जो भी हमने एरिया लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड चीज, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कुछ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, वो एंगल जो है हमने कोस थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, सेकंड डिपेंड करता है एरिया से, थर्ड डिपेंड करता है किससे, कुछ भी बी और ए के एंगल से, जो कि हमने कोस थीटा से लिया। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हम इक्वेट कर लेते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है, फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन आता है तो हम उसको इक्वल करके हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर हम इक्वल लगाने के बाद कुछ एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट में हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बी ए कोस थीटा, फाई बी इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। अब हम ये जानते हैं कि
बी ए कोस थीटा, कोस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं अगर ए डॉट बी कोस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ए डॉट बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए यहां हमको जो मिल रहा है वो cos थीटा मिल रहा है, इसलिए मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिल चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो क्या मिला, वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉट वेक्टर ऑफ एरिया। अब हम यहां पर कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यहां हम यूनिट्स की बात करेंगे। हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो सिंपल सा है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। टेस्ला को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो चुकी है, ये इसकी एसआई यूनिट हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं और एक और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है एसआई, वो क्या होती है? वेबर। वो क्या होती है? वेबर। एक सीजीएस यूनिट होती है, एक यूनिट होती है सीजीएस। हमारी सिस्टम यूनिट्स ऑफ सिस्टम में तीन चीजें होती है, एक सीजीएस होता है, एक एमकेएस होता है, एक एफपीएस होता है। वैसे ही और एसआई जो है वो एमकेएस का मॉडिफाइड है। यहाँ सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। सीजीएस यूनिट, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो सीजीएस यूनिट होती है वो हम बोलते हैं उसको मैक्सवेल, और शॉर्ट में हम इसको मैक्स के नाम से बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 वेबर इक्वल्स टू कितना? 1 वेबर इक्वल्स टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किस तरह की क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ ली है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5b से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कोई भी क्लोज लूप से या परपेंडिकुलर सरफेस से अगर पास होती है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमने डेफिनेशन बनाया, जो हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाई है उस वाले परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से, एक एंगल पर डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तीनों को हमने इक्वेट किया, तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ, वो 5b इज प्रोपोर्शनल टू ba cos थीटा। प्रोपोर्शनल साइन हटा तो यहां पर 1 हमने कांस्टेंट के रूप में ले लिया, तो 5b इक्वल्स टू b डॉट a लिख दिया। यहां से हमने इसकी एक यूनिट देखी, यहां से हमने यूनिट देखा 5b इक्वल्स टू b डॉट a होता है। b मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर आ गया। 5b जो है उसकी एक यूनिट होती है, वो क्या होती है? वेबर होती है। वैसे ही सीजीएस यूनिट भी होती है, उसको हम मैक्सवेल के नाम से बोलते हैं, और 1 वेबर जो है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के हिसाब से आती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरा जो टॉपिक है, फेराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे फेराडे और हेनरी ने, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कुछ देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे और हेनरी। एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे और हेनरी। इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने यहां पर इस तरह की एक कॉइल ली और इस कॉइल को यहां पर इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं। सोलेनॉइड हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। सोलेनॉइड क्या होता है? एक होलो इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम कॉपर के तार की वाउंडिंग कर देते हैं, तो वो एक इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है
उसको हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं। ये एक सोलेनॉइड की तरह भी है और इसको हम एक कोइल भी बोल सकते हैं। इस कोइल को मैंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, पर हम एक बार और जान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो जी से किया जाता है। किससे किया जाता है? जी से। गैल्वेनोमीटर दो चीजों का दो काम करता है। एक तो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में बताएगा। दूसरा क्या करेगा, ये मेजर करेगा स्मॉल करंट को। मेजर करेगा स्मॉल करंट को। गैल्वेनोमीटर दो चीजें करता है। गैल्वेनोमीटर एक तो आपके सर्किट के अंदर अगर आप लगा देते हैं तो वो आपको एक चीज फाइंड करके बताएगा कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है। सेकंड चीज ये बताएगा कि हम स्मॉल करंट भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहां पर हमने एक कोइल लिया। फैराडे और हेनरी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कोइल लिया और कोइल को उन्होंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ किया। अब उन्होंने क्या किया, इसके पास में एक बार मैग्नेट को रखा। इस तरह से यहां पर इन्होंने एक बार मैग्नेट को रखा। बार मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब क्या किया, यहां पर ये बार मैग्नेट है, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल है, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, वो क्या किया, यहां पर इन्होंने एक कोइल ली और कोइल को इन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां पर इन्होंने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और हम ये चीज जानते हैं कि भी बार मैग्नेट जो होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है, तो इसके चारों ओर फील्ड लाइंस होती है। अब क्या होगा, यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो बार मैग्नेट था, इस बार मैग्नेट को ये अंदर बाहर लेके गए, यहां पर अंदर बाहर लेके गए, तो यहां पर एक चीज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अंदर बाहर लेके गए तो एक चीज देखने को मिली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होने लगा, चेंजेस आने लगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब चेंजेस आने लगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी किसी क्लोज लूप से पास होती है तो क्या चीज बन जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो यहां पर इस कोइल पर, कोइल के दोनों टर्मिनल पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगा। सर्किट में करंट फ्लो होने लगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आने लगा। ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। हमने यही देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या था, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं, अभी मेरा बार मैग्नेट यहां रखा हुआ है, अभी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। जैसे ही मैं इसको लेकर जाऊंगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आएंगे। और हम अभी कंसेप्ट पढ़कर आए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप से पास होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। जब भी बार मैग्नेट को अगर मैं लेकर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो इन कोइल के दोनों टर्मिनल पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कोइल के दोनों टर्मिनल पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा। जब मैं इसको लाके बार मैग्नेट को मैं लाके यहां रख देता हूं तो कोई भी वापस के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, यहां पर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। इट मीन सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब मैंने इस बार मैग्नेट को मैं अब इस कॉइल से दूर लेके जा रहा हूं। इस बार मैग्नेट को जब मैं दूर लेके गया तो वापस देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप से पास हो रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा था, और फ्लक्स में चेंज आ रहा था तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन था वो दूसरी तरफ दिखा रहा था। तो यहां से एक रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला, यहां पर एक चीज दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब भी चेंजेस आते हैं, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, सर्किट के अंदर एक चीज इंड्यूस हो जाती है, एक चीज प्रोड्यूस हो जाती है, एक चीज जनरेट हो जाती है। उस चीज
का नाम ईएमएफ बताया, और ईएमएफ हम जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये एक तरह का फोर्स नहीं, ये एक तरह का वोल्टेज है जो कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराता है। करंट फ्लो कराता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और हमने अभी पहले ही देखा था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो दो चीजें करता है, एक तो करंट की डायरेक्शन को फाइंड करके बताता है, जो है करंट, स्मॉल करंट को मेजर करके बता सकता है। पर यहाँ एक चीज देखा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब मैं बार मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा था तभी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। जब अगर मैंने बार मैग्नेट को रख दिया, चाहे मेरे कोयल के पास में रख दिया या कोयल से दूर लेके चला गया, तो यहां पर कोई भी करंट में डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो ये फेराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट था। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर एक सर्किट को रखा, सर्किट को रखने के बाद वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करी, फिर तीसरे में वहां पर सर्किट के अंदर इन्होंने की लगा दिया, फिर वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप से पास हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आया। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम एक चीज की बात करें, एक कंसेप्ट की बात करें और एक स्टोरी की बात करें, तो वो स्टोरी कहती है पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे वो एसी जनरेटर की बात हो, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो, चाहे वो मोशनल ईएमएफ की बात हो, चाहे वो फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट की बात हो, वहां पर हर एक जगह एक यही पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है। क्या कंसेप्ट आया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस आते हैं और मैग्नेटिक लाइंस जब भी किसी क्लोज लूप से पास तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो कोइल के दोनों टर्मिनल पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, चाहे वो हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिसने ये कंसेप्ट को समझ लिया, मतलब ये समझ लें उसके 4 नंबर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का जो चैप्टर है वो उसके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। हम जो है कल बात करेंगे फेराडे के दो चीजों का और एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया। पहले यहाँ पर बार मैग्नेट रखा था, सेकंड चीज में क्या रखा, यहाँ पर एक सर्किट को रखा, वो हम कल देख लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने उस सर्किट के अंदर एक की लगा दिया तो उसमें करंट फ्लो करवाना देखा। उसके बाद फिर हम इसके फेराडे ने जो लॉज दिए थे, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉज दिए थे, फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे के हमारे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनके बारे में बात करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ हमारे चैप्टर के बारे में डिस्कस किया कि जो माइकल फेराडे थे वो कभी स्कूल गए नहीं और कभी उन्होंने कोई ऐसी नॉलेज नहीं ली, बस वो एक शॉप पर वर्क करते थे और वहाँ पर वो बाइंडिंग का काम करते थे। वहाँ पर उन्होंने किताबों को पढ़ के नॉलेज को गेन किया और इतना पावरफुल, एक इतना खतरनाक सा एक लॉ बना दिया, उस लॉ का नाम बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चीज़ है जो कि आज अगर फेराडे जी नहीं होते तो आज जो हम बिजली का, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं वो हम उपयोग इस तरह से नहीं कर पाते कि मैकेनिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। ये फेराडे साहब थे जो कहीं पर भी अपनी बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पूरा डेडिकेशन के साथ वर्क किया, ना कभी स्कूल गए। हमें भी इस तरह से आगे काम करना है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करा, 5B से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम अगर देखें, अगर कंपैरिजन करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5B से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 5E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है तो हम चीज बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी पास होती है किसी भी क्लोज लूप से या परपेंडिकुलर सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाती है। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी परपेंडिकुलर सरफेस से या क्लोज लूप से पास होती है तो वहां पर जो चीज बनती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वो B.A हुआ था, इलेक्ट्रिक का जो ड्राइव B.A हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट थी हमने वो टेस्ला मीटर स्क्वायर निकाली, यहाँ पर हमारी न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पर इस तरह से हमने आज मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करा, फेराडे लॉज का, फेराडे और हेनरी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसके। अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसके अंदर फेराडे के दोनों लॉज के बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।